गाइज़ इस वीडियो में मैं पार्टिकुलर आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको आने वाले टाइम में इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको इन पॉइंट्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप चाहे प्रैक्टिकल वाइवा दे रहे हो या कल को कंपनी में जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे। चलिए गाइज़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखो गाइज़, आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि इंटरव्यू में ज़्यादातर चीज़ें किस बारे में पूछी जाती हैं। देखो, सबसे पहले जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनके बारे में साउंड नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है बिल्डिंग मटेरियल के टेस्ट के बारे में कि जैसे सीमेंट पे कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ब्रिक पे कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कंक्रीट पे कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो उन मटेरियल की साउंड नॉलेज होना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो के हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही टॉपिक शुरू करते हैं जो कि आपको इंटरव्यू में आ सकते हैं। चलिए गाइज़, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ सीमेंट क्यूब फॉर क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट। देखो, जो सीमेंट के क्यूब्स होते हैं, ये देखो ये क्यूब है, तो इस क्यूब का जो साइज़ होता है वो क्या लिया जाता है जब क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट मेजर करते हैं सीमेंट क्यूब की। देखो, एक कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होती है जिसमें क्रशिंग स्ट्रेंथ मेजर की जाती है। तो उसके लिए जो सीमेंट क्यूब होते हैं उनका जो साइज़ होता है 7.06 सेंटीमीटर। mm में करें तो मल्टीप्लाई बाई 10 70.6 mm होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखो, आपसे पूछ सकता है कि जो कंक्रीट क्यूब होता है जिससे कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, जैसे हम ग्रेड स्पेसिफाइड करते हैं M20, M10, M15, M25, तो उसके लिए जो कंक्रीट का साइज़ होता है लैब में वो कितना लिया जाता है, स्पेसिफाइड है 15 सेंटीमीटर, यानी 150 mm बाई 150 mm। तो ये भी इसी तरीके से क्यूब होता है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन इसी रिलेटेड क्या पूछ सकता है कि जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, ठीक है, कंक्रीट बीम की जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मेजर करते हैं उसके लिए जो साइज़ होता है बीम का वो क्या होता है। देखो, दो साइज़ होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर जो एग्रीगेट है वो 38 mm से पतली है, मतलब जो एग्रीगेट है वो मैक्सिमम उसमें 38 mm तक है, उससे छोटी है, तो उस वक्त जो साइज़ होता है बीम का 150 बाई 150 बाई 700 mm, मतलब ऐसे 700 mm, क्रॉस सेक्शन में कुछ इस तरीके से 150 होगा। तो इसके लिए साइज़ 150 बाई 150 बाई 700 mm। और अगर एग्रीगेट जो है मैक्सिमम 19 mm, मतलब 19 mm से मोटी बजरी नहीं है, तो उस वक्त सिलेंडर का साइज़ रखा जाता है 100 बाई 100 बाई 500 mm। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब सीमेंट के बारे में बताता हूँ आपको। देखो, इसके अलावा इंटरव्यू क्या पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट या जो एपरेटस यूज़ होते हैं किस एपरेटस से या किस इंस्ट्रूमेंट से किस चीज़ को मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, नेम द इंस्ट्रूमेंट या एपरेटस यूज्ड फॉर साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट की साउंडनेस टेस्ट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। ली चैटलियर एपरेटस के बारे में सबको मालूम है, बट यहाँ पर एक और मेथड होता है ऑटोक्लेव मेथड। ये दो मेथड है जिससे साउंडनेस सीमेंट की मेजर की जाती है। और आपसे पूछ सकता है कि साउंडनेस होता क्या है, ये जो साउंडनेस है ये क्या चीज़ होता है। ये होता है कि एबिलिटी सीमेंट की वो कितना रेजिस्ट करता है एक्सपेंशन को, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सीमेंट जो है वो एक्सपैंड होता है, तो कितना वो रेजिस्ट करता है उस एक्सपेंशन को, वो उसकी साउंडनेस होती है। इसके अलावा देखिए सीमेंट टेस्ट के बारे में। सीमेंट के टेस्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है सीमेंट का फाइननेस टेस्ट। इसमें करते हैं क्या है, सीमेंट की फाइननेस को मेजर करते हैं। इसके लिए दो टेस्ट होते हैं, सीयू मेथड और एयर परमेबिलिटी मेथड, याद रखना। और इसमें करते हैं क्या है, 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं, IS 90 माइक्रोन सीयू से पास कराते हैं और 10% से ज़्यादा मटेरियल इस पर रिटर्न नहीं करना चाहिए। तो सीमेंट के टेस्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डिटेल वाइज इन सीमेंट के टेस्ट के बारे में स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा देखो, कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है ये किया जाता है वीकार्ट मोल्ड में। तो कई बार इंटरव्यूअर ये भी पूछता है कि जो वीकार्ट मोल्ड है वो किस लिए यूज़ होता है, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट को मेजर करने के लिए। इसमें 400 ग्राम सीमेंट लेते हैं और वाटर परसेंटेज 25 से 35% तक होती है। इसके अलावा इसमें जो प्लंजर यूज़ होती है 10 mm डाई की होती है। इसके अलावा देखो, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में पूछ सकता है, और इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम भी वीकार्ट मोल्ड से ही मेजर होते हैं। और इन दोनों में जो वाटर परसेंटेज है जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी से P मिला उसके 85% लिया जाता है। इसके अलावा साउंडनेस टेस्ट हमने आपको बताया ली चैटलर और ऑटोक्लेव एपरेटस से, और 0.78%, मतलब 78% P इसमें वाटर लिया जाता है, ये भी पूछ सकते हो। और इसमें जो डाया होता है ली चैटलर एपरेटस का, उसका 30 mm होता है, हाइट भी 30 mm। इसके अलावा क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। इसमें वाटर परसेंटेज P/4+3 और इसमें सीमेंट क्यूब का साइज़ 70.6 mm जो मैंने अभी आपको बताया। और टेस्ट होता है सीमेंट पे टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। देखो, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि सीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं।
तो जैसे आपसे पूछ सकता है कि मास कंक्रीट वर्क के लिए किस सीमेंट का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं लो हीट सीमेंट का। क्यों? क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन ये सबसे कम प्रोड्यूस करता है, इसलिए मास कंक्रीट वर्क जैसे डैम स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, वहाँ पे लो हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं। देखो अब यहाँ पे पूछ सकता है कि कितने तरह के सीमेंट के टाइप्स हैं, मतलब सीमेंट कितने तरह का अवेलेबल है मार्केट में। तो देखो यहाँ पर सीमेंट जो है 14 टाइप्स का होता है। सबसे पहले ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसके बारे में सभी जानते हैं, जोसेफ पैसिबडी ने इस सीमेंट को प्रिपेयर किया था। उसके बाद पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में पोजोलाना मटेरियल डालें। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, मतलब इसकी हार्डनिंग जो है, जैसे जनरली सीमेंट 28 दिन पे अपनी हार्डनिंग जो है 75% स्ट्रेंथ ले लेते हैं, तो रैपिड हार्डनिंग स्ट्रेंथ वही स्ट्रेंथ 7 दिन में ले लेता है। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, मतलब इसमें यही जो रैपिड हार्डनिंग है वो एक्स्ट्रा हो जाती है, तो ये स्ट्रेंथ हमें मिल जाती है 3 दिन में। तो इनके बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि सीमेंट कितने टाइप्स का होता है। क्विक सेटिंग सीमेंट, मतलब इसकी सेटिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। देखो सेटिंग और हार्डनिंग दो अलग चीज़ है, ठीक है। सेटिंग क्या होता है कि जब सीमेंट पेस्ट अपनी वर्केबिलिटी लूज़ कर ले, और हार्डनिंग क्या होता है कि जब वो अपनी जो शेप है वो अटेन कर ले, मतलब जिस मोल्ड में आप डालो वो शेप वो ऑब्टेन कर ले, तो उसकी हार्डनिंग कहलाता है। लो हीट सीमेंट, ठीक है, जो मास कंक्रीट वर्क में। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, जो जैसे सीवर लाइन में हो गया, या जो हमारे कोस्टल एरियाज़ होता है वहाँ पे यूज़ होता है। इसके बाद ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, एयर एंट्रेंट सीमेंट, एक्सपेंसिव सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, वाइट सीमेंट। तो एक्सपेंसिव सीमेंट के बारे में बता देता हूँ कि ग्राउटिंग वर्क में इस सीमेंट का यूज़ होता है, मतलब ये ऐसा सीमेंट होता है जिसमें एक्सपेंशन नहीं होती, ठीक है। और ग्राउटिंग में सीमेंट ऐसा यूज़ करते हैं जो टेम्परेचर वेरिएशन पे अफेक्टेड ना हो। तो इन सीमेंट के बारे में आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको भी ज़रूर देखिए। अब देखिए, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन था, ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ग्राउटिंग पर्पज़ के लिए कौन से सीमेंट का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ऐसा भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो ग्राउटिंग वर्क के लिए एक्सपेंसिव सीमेंट का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये टेम्परेचर से वेरिएशन नहीं लाता अपने में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में। देखो ब्रिक्स और सीमेंट और कंक्रीट के बारे में ज़्यादातर पूछते हैं, आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ब्रिक की 105 kg/cm² या 10.5 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए। इसके अलावा इसी ब्रिक के रिलेटेड देखो, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में कितने आवर्स तक ब्रिक को कोल्ड वाटर में सोक किया जाता है? तो 24 घंटे तक उसको पानी में रखा जाता है। उसके बाद उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ मेजर की जाती है या वाटर एब्जॉर्प्शन मेजर की जाती है। इसके अलावा देखो क्रशिंग स्ट्रेंथ जब ब्रिक का मेजर करते हैं तो उसमें जो लोडिंग रेट होता है मशीन का वो क्या होता है? 40 न्यूटन पर mm² पर मिनट, ये लोडिंग रेट होता है मशीन का। CTM में ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिक की भी मेजर की जाती है। इसके अलावा देखिए व्हाट इज़ द लोडिंग रेट, ये हमने पढ़ लिया। और इसके बाद देखो ब्रिक्स 3 तरह की होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। यहाँ पे देखिए क्रशिंग स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास की, वाटर एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है उसकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm², अगर केजी में देखें तो 105 kg/cm², और वाटर एब्जॉर्प्शन कभी 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्लास की मिनिमम स्ट्रेंथ 7.5 न्यूटन पर mm² या 75 kg/cm², और वाटर एब्जॉर्प्शन 22% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे थर्ड क्लास की 3.5 न्यूटन पर mm² मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और वाटर एब्जॉर्प्शन 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और ऐसे भी सिविल इंजीनियर को इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज़ द हार्डनेस ऑफ ब्रिक, हाउ इज़ द हार्डनेस ऑफ ब्रिक टेस्टेड। ब्रिक की हार्डनेस को कैसे मेजर किया जाता है? ये हमारे ब्रिक्स होती है, इनकी अगर हार्डनेस हमें मेजर करनी हो कि ये हार्ड है कि नहीं, कैसे मेजर किया जाता है? यूजिंग फिंगर नेल, मतलब फिंगर नेल से वहाँ पे स्क्रैच किया जाता है। अगर वहाँ पे निशान पड़ जाए तो उसकी हार्डनेस नहीं है, अगर निशान नहीं पड़ जाता तो ब्रिक जो है हार्ड अच्छी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने तरह के टेस्ट हैं जो ब्रिक्स पर किए जाते हैं। तो ऑलरेडी मैंने ब्रिक्स पे जो टेस्ट होते हैं उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दी हुई है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको खाली बताऊँगा कितने टेस्ट ब्रिक पे किए जाते हैं। तो पहला क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, तो दूसरा जो टेस्ट है हमारा वो है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, तीसरा हार्डनेस टेस्ट, शेप एंड साइज टेस्ट, कलर टेस्ट, साउंड टेस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक, एफ्लोरेसेंस टेस्ट। देखो इनके बारे में डिटेल में आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बताता हूँ, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट में इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ मेजर करते हैं CTM में। वाटर एब्जॉर्प्शन में कितना पानी वो अब्जॉर्ब करती है। हार्डनेस टेस्ट में वही हम फिंगर से स्क्रैच लगाते हैं कि निशान पड़ता है, तो मतलब हार्डनेस जो इसकी सही नहीं है। शेप एंड साइज में इसकी डायमेंशन को मेजर करते हैं। कलर टेस्ट में उसका कलर देखते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म होना चाहिए। साउंड में 2 ब्रिक्स को
एक दूसरे के साथ टकराया जाता है तो वो साउंड देखते हैं, रिंगिंग मेटालिक साउंड होनी चाहिए। स्ट्रक्चर में देखो ब्रिक को जो है हाफ से तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर है वो देखा जाता है। एफ्लोरेसेंस में प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल साल्ट्स के बारे में मेजर करते हैं, तो इसकी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इन टेस्ट के बारे में नॉलेज रखिए, ठीक है, कौन से टेस्ट में क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसे करते हैं, लिमिट कितनी है। अब देखो ये भी तो पूछा जा सकता है कि जो ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स, उनमें जो वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट है वो कितने तरह का होता है। तो जब वाटर अब्जॉर्प्शन ब्रिक्स की फाइंड करते हैं तो कितने तरह का टेस्ट होता है, 2 तरह का। एक होता है 24 आवर्स इमर्शन कोल्ड वाटर टेस्ट, एक होता है 5 आवर्स बॉइलिंग वाटर टेस्ट। तो इनके बारे में भी उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डिटेल में बताने लगूँ ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी और आप फिर वीडियो को ज़्यादा देखते रहो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियो में आपको ज़्यादा नॉलेज दूँ। इसके अलावा देखिए 14 पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिजिबल टॉलरेंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ रेस्पेक्टिवली। जो हमारी ईंट होती है ना, ईंट का ही चल रहा है अभी तक। ईंट की जो लेंथ है, जब हम किसी भट्टे से ईंट को लेते हैं तो उसकी लेंथ और विड्थ में कितना अगर आगे पीछे एरर हो तो चलेगा। अगर लेंथ उसकी ±6 mm तक हो तो वो ब्रिक जो है एक्सेप्टेड एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, और विड्थ ±3 mm तक टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब परमिजिबल है। इसके अलावा देखिए स्टैंडर्ड साइज़ ब्रिक का इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, तो जो स्टैंडर्ड साइज़ है जो ईंट हमें मिलती है 190 बाई 90 बाई 90 mm, सॉरी मैंने ये 190 गलत लिखा है। 190 ऐसे लेंथ होती है, 90 ऐसे होती है, और जो हाइट में भी होती है वो भी 90 सेंटीमीटर होती है। तो ये होता है ब्रिक का साइज़। इस ब्रिक को हम कहते हैं नॉमिनल साइज़ ऑफ ब्रिक भी, स्टैंडर्ड साइज़ को। इसके अलावा मॉड्यूलर साइज़ होता है, जब मोटार के साथ दीवार में ईंट लग जाती है तो उसका साइज़ बन जाता है 200 बाई 100 बाई 100 mm। और ब्रिक में जो फ्रॉग होता है, ठीक है, फ्रॉग होता है बॉन्ड को मजबूत बनाने के लिए, उसका साइज़ होता है 100 बाई 40 बाई 10 mm। इसके अलावा देखो एक पॉइंट है, ये तो सबको ही पता होगा कि 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मैसनरी वर्क में कितनी स्टैंडर्ड ब्रिक्स लगती हैं। तो लगभग 500 ईंटें आती हैं 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मैसनरी वर्क में। इसके अलावा यहीं पे एक और क्वेश्चन ब्रिक के रिलेटेड देखिए, कन्वेंशनल साइज़ ब्रिक का क्या होता है। तो कन्वेंशनल साइज़ ब्रिक का 250 mm लेंथ, 125 mm विड्थ और 75 mm उसकी डेप्थ होती है। इसके अलावा क्या आप पूछ सकते हैं कि जो सीमेंट है, पोर्टलैंड सीमेंट, उसको किसने तैयार किया था और कौन से साल में। जोसेफ एसिबडिन इंग्लैंड के रहने वाले हैं, 1824 में इन्होंने सीमेंट को तैयार किया था। मैंने ऑलरेडी वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था। देखो आजकल ये एक आम क्वेश्चन बन चुका है, हर एक को पूछा जाता है कि ग्रीन सीमेंट से आप क्या समझते हो। ग्रीन सीमेंट क्या होता है, जो सीमेंट होता है जैसे पोर्टलैंड सीमेंट, उसमें रिसाइकिल मटेरियल का ऐड करना, तो वो जो सीमेंट बनता है वो हमारा बनता है ग्रीन सीमेंट। मतलब ऐसे मटेरियल जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उन मटेरियल को हम सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं, जैसे फ्लाई ऐश, राइस हस्क ऐश, ग्राउंड ग्रैनुलेटेड, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो ये सारे सीमेंट ग्रीन सीमेंट कहलाते हैं इस टाइम पे। इसके अलावा देखो जब सीमेंट तैयार होके आता है तो सीमेंट में कितने तरह के कंपाउंड्स होते हैं। तो 4 तरह के कंपाउंड बनते हैं, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिना फेराइड। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट 40% तक होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है शुरू के 7 दिन की जो स्ट्रेंथ मिलती है सीमेंट को। डाइकैल्शियम सिलिकेट 32% तक होता है और 7 दिन के बाद जो कंटिन्यू 1 साल तक स्ट्रेंथ लेता है, लॉन्ग टाइम जो स्ट्रेंथ देता रहता है वो डाइकैल्शियम सिलिकेट देता है सीमेंट को। ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट ये फर्स्ट कंपाउंड होता है जो पानी के साथ रिएक्ट करता है जब सीमेंट हम पानी में ऐड करते हैं, और ये सेटिंग प्रोवाइड करते हैं दोनों, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्राकैल्शियम एल्यूमिना फेराइड। तो ये इनिशियल सेटिंग देते हैं और स्ट्रेंथ जो है, हार्डनेस जो है वो देता है हमारे सिलिकेट्स। अब देखो मैक्सिमम हाइट पे भी क्वेश्चन आते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो बिल्डिंग की हाइट होती है, एक फ्लोर की जो हाइट होती है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। 3.15 मीटर मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी 10 फीट और 4 इंच मैक्सिमम होनी चाहिए। सॉरी मिनिमम, मतलब मिनिमम इतनी हाइट तो होनी चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। एक बिल्डिंग की मिनिमम हाइट 3.15 मीटर होनी चाहिए, उसके फ्लोर से उसके छत तक। इसके अलावा देखो इसी पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्लैब होता है, ठीक है, स्लैब उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी है। तो मिनिमम थिकनेस 125 mm होनी चाहिए। पैरापिट वॉल, ठीक है, जैसे आपका छत होता है, छत के बाहर से जो वॉल लगती है, जैसे ब्रिज होता है या रोड्स होती है, रोड के आउटर साइड पे जो वॉल लगती है उसको पैरापिट वॉल कहते हैं। तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर तक। कंपाउंड वॉल की हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर तक। जैसे आपने देखोगा रोड साइड में घर बने होते हैं और उन घर के बाहर से एक दीवार दी जाती है, जैसे ये मान लो ये रोड जा रही है, ताकि उनको प्राइवेसी मिले। तो ये जो वॉल होती है इसी को कंपाउंड वॉल कहते हैं। तो इसकी मिनिमम हाइट 1.5 मीटर होनी चाहिए।
थिकनेस डीपीसी की 25 mm होनी चाहिए। फुटिंग की जो आउटर एज पे थिकनेस है मिनिमम 150 mm होनी चाहिए, इससे कम कभी नहीं। इसी तरीके से लिंटर की थिकनेस भी 150 mm होनी चाहिए। डाया बार जो स्लैब में यूज़ कर सकते हैं मिनिमम 8 mm का होना चाहिए, इससे कम डाया का बार यूज़ नहीं कर सकते स्लैब में। वहीं कॉलम की बात करें तो 12 mm से पतला सरिया हम यूज़ नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे दो होते हैं, एक 12 mm एक 16 mm। वो किस केस में होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अब देखिए यहाँ पे 23 पॉइंट देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डाया बार यूज्ड इन स्लैब। अब जो स्लैब होते हैं उसकी मैक्सिमम डाया कितना ले सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारा जो है ये स्लैब है, ठीक है, और ये स्लैब की थिकनेस है, तो इसकी जो थिकनेस है ये डिवाइडेड बाई 8 करोगे, जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम डाया ऑफ स्टील आप उस स्लैब में यूज़ कर सकते हो, उससे मोटा सरिया आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा देखो यू बता सकते हैं कि जो कंक्रीट है उसमें फ्री फॉल मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम फ्री फॉल 1.5 मीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा देखो बेसिक हमें पता होना चाहिए कि जो ग्रेड्स हैं उन ग्रेड में जो रेशो होता है इंग्रेडिएंट्स का, यानी सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का क्या होता है। जैसे देखो M5 के लिए 148 होना चाहिए, M10 के लिए 136, M15 के लिए 124, M20 के लिए 1.3 और M25 के लिए 112, यानी एक जो है हमारा सीमेंट है, यहाँ पे एक फिर से हमारा फाइन एग्रीगेट है और दो जो है दो वो कोर्स एग्रीगेट है। तो ये रेशो इंग्रेडिएंट्स का क्या होना चाहिए ग्रेड के मुताबिक, ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा देखो 26वां पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। देखो 80 mm सीयू से पास और 4.75 mm में रिटर्न हो वो होती है कोर्स एग्रीगेट, और वैसे इस 4.75 mm से पास और 75 माइक्रोन पे रिटर्न करे वो होती है फाइन एग्रीगेट। ये फर्दर डिवाइड होती हैं, जैसे कोर्स एग्रीगेट में हमारी कोर्स साइज़ होता है, मीडियम साइज़ होता है, जैसे 20 mm तक जो 80 से 20 तक वो कोर्स साइज़ की होती है, 20 से 4.75 तक मीडियम साइज़ की होती है। वैसे फाइन एग्रीगेट भी डिवाइड होती हैं। तो इसके अलावा देखो 27 पॉइंट क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेस्ट यूज टू मेजर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी को मापने के लिए 5 तरह के टेस्ट होते हैं, ये मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया था। तो देखो सबसे पहले स्लैमकॉन टेस्ट, ठीक है, कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट, कैलीबाल टेस्ट। इसमें से एक ही टेस्ट ऐसा है स्लैमकॉन टेस्ट जिसको आप फील्ड में परफॉर्म कर सकते हो, तो बाकी जो 4 हैं सारे लेबॉर्ट्री टेस्ट है। इसके अलावा आपको बता दूँ कि जो लो वर्केबल मिक्सचर होती है उसके लिए हम कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट का यूज़ करते हैं, और हाई वर्केबल मिक्सचर के लिए फ्लो टेबल टेस्ट का यूज़ करते हैं। देखो इसके लिए अलावा आपको पूछ सकता है कि जो सबग्रेड होता है सॉइल का, ठीक है, हाईवे में उसकी स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करने के लिए कितने तरह के टेस्ट हैं। तो 2 तरह के टेस्ट हैं, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट और ग्राउंड इंडेक्स टेस्ट, ग्रुप इंडेक्स टेस्ट। तो कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट में जितनी हायर वैल्यू आएगी उतनी ही हायर स्ट्रेंथ सबग्रेड की होती है, बट ग्रुप इंडेक्स टेस्ट में जितनी हायर वैल्यू आएगी उतनी ही लोअर स्ट्रेंथ सबग्रेड की होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या पूछ सकता है कि कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। देखो कंक्रीट 2 स्टेजेस में होता है, फ्रेश और हार्डन, मतलब अभी उसने जो स्ट्रेंथ है वो अचीव नहीं की है तो उस वक्त फ्रेश स्टेज में है, जब तक उसको हम मोल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेश स्टेज में उसके पास वर्केबिलिटी होता है, सेग्रीगेशन होता है, ब्लीडिंग होता है, हार्शनेस होता है। और हार्डन स्टेज में क्या होता है, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी, श्रिंकेज, क्रीप, थर्मल एक्सपेंशन। तो इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आज की वीडियो का देखो लास्ट पॉइंट है ये। इसके अलावा अगर आप वीडियो चाहते हो, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो या हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 पॉइंट्स क्या होंगे तो मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो ये लास्ट वीडियो। देखो ब्रिक की जो डेंसिटी वो कितनी होती है, 1920 kg पर क्यूबिक मीटर, सीमेंट की 1440 kg पर क्यूबिक मीटर, पीसीसी की 2400 kg पर क्यूबिक मीटर, आरसीसी का जो यूनिट वेट है डेंसिटी है 2500 किलो 1 क्यूबिक मीटर में, वाटर 1 क्यूबिक मीटर में 1000 kg, और वैसे स्टील 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। ऐसे ही गाइस देखो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आप वीडियो चाहते हो देखो मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 पॉइंट्स हर सब्जेक्ट के लाऊंगा, और हर वीडियो की ड्यूरेशन सिर्फ 10 या 12 मिनट रखूँगा, जिससे आपको हर एक सब्जेक्ट की साउंड नॉलेज हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।